सर केएनएस के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सर जो रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, बाय एंड लार्ज तो जो रियासत में अगर आप तरक्की के हवाले से देखें, डेवलपमेंट के हवाले से देखें, तो जो आज जो लेवल है डेवलपमेंट का वो अनप्रेसिडेंटेड है। और ज़मीन पे नज़र आ रहा है आपको कि सड़कें कितनी तेज़ी से बनी। हालांकि हमारा कश्मीर का ख़ास तौर पर अगर मैं ज़िक्र करूं तो हमारा वर्किंग सीज़न छोटा होता है, तो उस 9 महीने या 8 महीने के वर्किंग सीज़न में जितना तेज़ी से काम हो सकता था, जहाँ जहाँ पे सड़कें बन रही हैं, अगर आप रूरल एरियाज़ में जाकर देखिए, वो सड़कें जो किसी वक्त डर्ट ट्रैक हुआ करती थीं, आज वो वाइडन्ड रोड्स में कन्वर्ट हो रही हैं। और इसी तरीके से बिजली में जो इम्प्रूवमेंट लाने की एक पूरी शद्दोमत से कोशिश की जा रही है, उसके रिज़ल्ट सामने आने शुरू हो गए हैं कि आज की डेट में जो बिजली की कटौती है वो कम से कम की जा रही है, और अगर कुछ होती भी है तो एज़ पर शेड्यूल हो रही है। पानी में भी उसी तरीके से, वाटर सप्लाई में भी उसी तरीके से। तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक वादा है नेशन के साथ कि हमने हर एक घर में नल के ज़रिए पीने का साफ़ पानी मुहैया करना है, उस स्कीम पे पूरी तरह से, पूरी शद्दमत से काम किया जा रहा है। इसी तरह बाकी के जो फील्ड्स हैं उनमें भी, ये वो फील्ड्स हैं जिनके साथ पब्लिक डायरेक्टली कनेक्ट होती है। और बाकी के अगर हालात देखे जाएं तो जितना पीसफुल रहा है जम्मू कश्मीर पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद, अगर वो लेवल देखें आप सारी, जो चाहे कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट्स का नंबर, उनकी जो वो थी डैमेज पोटेंशियल, वो बहुत हद तक ज़मीन पर गिरा लिया गया हुआ है। तो कहीं कहीं पे कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट हुए हैं, कुछ निहत्तों को, बेगुनाहों को कत्ल किया गया है। वो एक बहुत बड़ी बौखलाहट है जो उन लोगों में है जो अपनी सारी जो उनकी ख्वाब थे उनको चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं, और अपने जो उनके मास्टर्स हैं जिनके हाथों में वो यहाँ पे कठपुतली की तरह नाचते हैं, उनके इशारों पर अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी प्रेजेंस बता पाएँ। लेकिन जल्द ही ये जो भी लोग हैं इनका भी वो जो इंतज़ाम है या जो इनकी अरेस्ट है वो आप देखेंगे जल्द अज जल्द होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग तो पकड़े भी गए हैं, कुछ लोग मारे गए हैं, और बाकी जो बचे हैं इनके साथ भी कानूनी तौर के ऊपर जो भी इनका वो इंतज़ाम करना वो होगा। तो सर आप नहीं मानते कि ये मुसलसल एक चल रहा है सिविल किलिंग्स, इस पर अभी तक कोई, आप नहीं मानते कहीं सिक्योरिटी में कहीं कमज़ोरी की आलेपस तो नहीं? देखिए, आप आज के इस पिछले एक हफ़्ते में 2 किलिंग्स या 3 किलिंग्स का, और फिर जिस वक़्त मुआवजना करेंगे आप पिछले 30 साल के साथ इन्हीं हफ्तों का, तो आपको खुद ब खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा। लेकिन हम जस्टिफाई नहीं करते किसी सूरत में। एक आदमी का कत्ल जो है, बेगुनाह का कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है, और उस इंसानियत के कत्ल में मुलव्वस लोगों को जितना जल्द अज जल्द कफ़ीर किरदार तक पहुँचाया जाए, वो सरकार का और लॉ मेंटेनेंस, पीस मेंटेनेंस एजेंसीज़ का काम है। ये आपका की बात सही है कि कहीं पे जैसे श्रीनगर सिटी के जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें शायद कहीं पे इंटेलिजेंस अवेलेबल नहीं है, शायद उसमें उसको कलेक्ट करने में कहीं पे कुछ थोड़ी कमी रह गई है, और उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और इम्प्रूवमेंट हर वक्त चाहिए होती है। हर एक, ये सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के ज़रिए ही नहीं, जो बाकी की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो भी लोग सरकार के किसी भी महकमे में काम कर रहे हैं, हर एक जगह पर हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश को लेके चलना होता है, वरना एक तातुल आ जाएगा, एक जगह पर हम मुंजमद खड़े हो जाएंगे जिससे आगे बढ़ने के रास्ते
बंद हो जाते हैं। तो ये जहाँ तक इन इंसिडेंट्स का ताल्लुक़ है, आप देखेंगे कि जल्द ही ऐसे जो भी लोग हैं वो या पकड़े जाएंगे, और या अगर उन्होंने पकड़े जाने के टाइम के ऊपर मज़ाहमत की, फायर खोला फोर्सेस के ऊपर, तो डेफिनेटली उसका जवाब उसी तरीके से दिया आपका जाएगा। मानना है कि पिछले सालों के मुकाबले में हालात में बेहतरी आई है, अमन है, शांति है, तो कुछ लोगों का मानना है जो पॉलिटिकल लीडर्स कि ये शांति जिसको ये अमन कहते हैं, जिसको ये खामोशी है, लोग बहुत नाराज़ हैं, डिप्रेशन में है, इसको सरकार अमन में या शांति में ये करना, ये इनकी गलतफहमी, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं बड़े अदब से उन तमाम बड़े मोतबर सियासतदान जो हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने दौरे इक़्तिदार के जो अदाद व शुमार हैं उनको देख लें। उससे ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है उनको जवाब देने का। सियासी मकसदों के लिए बयानबाजी करना उनका हक़ है और राइट ऑफ एक्सप्रेशन है उनके पास, वो ज़रूर कहें, लेकिन पब्लिक जानती है, ख़ास तौर पर कश्मीर के जो अवाम है वो बहुत नॉलेजेबल है, अवेकन्ड है, उन्हें मालूम है कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। लिहाजा वो अपना काम करेंगे, सियासतदान, सरकार को और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को अपना काम वो कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सर, ये जो रीच आउट है, बहुत सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स यहाँ आ गए हैं, तो लोगों का ये भी मानना है कि ये सिर्फ इनाग्रेशन तक महदूद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब रीच आउट मरकज़ी सरकार की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यहाँ इनको आना है, फिर इवन के डिस्ट्रिक्टों से लेके गाँवों तक ये पहुँच गए हैं। तो क्या मानते हैं आप इसको, इसमें जो लोगों के विश्वास, लोगों के जो ख्वाहिशात ये पूरी हो जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि जिस ज़माने में केंद्र से हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं वो नहीं आते थे, तो अक्सर शिकायत ये रहती थी कि केंद्र से कोई नहीं आता। अब जब वो आ रहे हैं और उनके आने से जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को और ख़ास तौर पर यूनियन टेरिटरी के जो अवाम हैं उनके लिए जितना फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं उनके विज़िट्स, वो शायद पब्लिक डोमेन में ठीक तरह से बताया नहीं जा रहा या उनको कन्वे नहीं हो रहा। जितने भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए हैं उनसे जितनी भी हमने यहाँ से यूटी के लिए, जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जो हमने गुजारिशात की, रिक्वेस्ट की, फंडिंग की हो गई या कुछ नए प्रोजेक्ट्स की, हमारी तौक़ात से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमें मिला। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर के महकमे में भारत सरकार की एक स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड की, जिसमें कश्मीर की कोई भी जो बागवानी से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी उसमें नहीं आती थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या था, बाग लगाना है, दरख्त लगाना है, उसको किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं माना जा सकता। तो वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का फ़ंड था भारत सरकार में क्रिएट हुआ उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से हमें कुछ भी मौका नज़र नहीं आ रहा था कि हमें क्या। तो जब पिछली मर्तबा हमारे ऑनरेबल कृषि मंत्री यहाँ पे आए कश्मीर में ख़ास तौर पर, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि उस एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट फ़ंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड, उसमें हमारे जो ये हाई डेंसिटी नए जो आर्चर्स लग रहे हैं एप्पल के, उसको डाला जाए, क्योंकि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही बन रहा है। उस दरख्त को खड़ा करने के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो वज़ीर मौसूफ़ ने हमारी उस बात को फौरी तौर पर एक्सेप्ट किया, उस रिक्वेस्ट को, और वहीं से ऐलान कर दिया। पामपुर में जो हमारा एक सैफरन पार्क बना है, वहाँ पे ही हमने रिक्वेस्ट की। उनके यूनियन जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे वो भी वहीं पे थे, उनके जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज वगैरह सब वहीं थे। उसी वक्त वहाँ पे ऐलान कर दिया
कि हाई डेंसिटी आर्चर्स जो हैं किसी फ्रूट के भी, उनको इसमें इस जो ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है कृषि मंत्रालय का, उसमें इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। और वो एक बहुत बड़ा, अनइमेजिनेबली बड़ा एक स्टेप था, जिसमें जो भी फार्मर नया अपना वो लगाएगा, आर्चर लगाएगा, उसे 2 करोड़ रुपए तक लोन मिलेगा विदाउट एनी कोलेटरल। यानी जिस ज़मीन पे वो दरख्त लगा रहा है वो भी ज़मीन बैंक के पास गिरवी नहीं रखी जाएगी, कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाएगा। और फिर 3 साल का उसके ऊपर मॉरेटोरियम होगा और 4.2 या कुछ ऐसा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मतलब जो अभी तक शायद नाकाबिले यकीन हो रहा है लोगों के लिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जिस वक्त केंद्र से मंत्री आते हैं तो उनसे हम क्या क्या हासिल कर रहे हैं। हमारे बाकी भी जितने मंत्री साहिबान यहाँ पे आए केंद्र से, चाहे वो बिजली के महकमे से थे, चाहे वो रोड एंड बिल्डिंग से थे, चाहे वो पानी के साथ था, चाहे वो हेल्थ से थे, फिर सोशल वेलफेयर से थे, स्पोर्ट्स से थे, जितने भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आए हैं वो इतना कुछ यहाँ के लिए वो दे कर जा रहे हैं और वहाँ से भी पूरी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर आप जिस वक्त यहाँ पे पॉलिटिकल सरकार चल रही थी, शायद उनके मंत्री इतना, जो यहीं के ही मंत्री थे, उन्होंने कभी इतनी टूरिंग नहीं की हुई। 3-4 मरतबा भारत सरकार के मंत्रियों के बहुत बड़े बड़े ग्रुप एक ज़िला नहीं बल्कि कई जगह पर तो सब डिवीज़न में और पंचायत लेवल तक भी जाकर चक्कर लगा कर आए। 2-2, 3-3 दिन वो इलाकों में रहे हैं। ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज नहीं है। ये जो भारत सरकार ने वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि डेवलपमेंट का एक नया वो देखेंगे चेहरा, उस ख्वाब की ताबीर बताने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो फारूक साहब, एक शिकायत है लोगों की, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी में ये है कि इनके पास इतनी एक्सेस नहीं होती है जितना पॉलिटिकल सिस्टम में होता है, क्योंकि आप अब इस सिस्टम में हैं, तो किस हद तक आप मानते हैं शिकायत को? देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं डेफिनेटली, और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद लोग उस तरीके से ब्यूरोक्रेट तक नहीं पहुँच पाते जिस तरीके से वो अपने एमएलए साहिबान से या एमएलसी साहिबान या मिनिस्टर साहिबान के पास पहुँच जाते थे। उस वक़्त भी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपना काम कर रहा होता था। ब्यूरोक्रेट का जो काम है, कोई भी आप सेक्रेटरी ले लेंगे, डायरेक्टर्स साहिबान ले लेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो उनका काम का क्वांटम अगर आप देखेंगे कि कितना बड़ा है, उनके लिए हर वक्त पब्लिक के लिए वो अवेलेबल होना मुश्किल हो जाएगा और फिर वो पब्लिक के ही काम के ऊपर उसका एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। लेकिन फिर भी हम जो हम 2 एडवाइज़र्स हैं, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ हम मिलते रहें। और लेकिन जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का, जैसे आपने कहा कि वो पब्लिक के साथ उनका वो, तो उसी चीज़ को शायद देखते हुए रिसेंटली आपने देखा होगा, परसों ही सरकार ने आर्डर किया है कि हर एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है वो हर रोज़ कुछ घंटे पब्लिक इंटरेक्शन के लिए मखसूस रख देगा, और उसका वो निकाल भी दिया गया, आर्डर भी निकाल दिया गया हर एक का। तो उस तरीके से, लेकिन आप ब्यूरोक्रेट को अगर आप उसके अपने काम से दूर करेंगे तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है सारे वेलफेयर के कामों के ऊपर, क्योंकि उसमें डिले होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे ही हैं, अगर वो 24 घंटे भी काम करेगा तो तब भी वो पूरा नहीं कर पाता। तो इसलिए थोड़ा हमें मार्जिन देना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेट एक
मैं इस लफ्ज़ को ही गलत लफ्ज़ समझता हूँ, वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं और उन्हें काम करने का मौका मिलते रहना चाहिए। अगर हम उनको बहुत ज़्यादा अपने ऑफिस से, उनके टेबल से हटाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे फाइलों की क्लियरेंसेस में देर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी उनसे कहा गया है कि वो फिर भी वक्त निकालें, और मुझे यकीन है कि वो जो वक्त निकाला जाएगा, हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, वो इंश्योर करेंगे कि उनके काम में किसी जगह पे कोताही ना हो। सर, अब विंटर की तैयारी है जी। तो क्या किस किस्म की तैयारी है सरकार की तरफ से, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़कों तो क्या कर सकती हैं अब बर्फबारी की वजह है, या जिस तरह आपने पीएचई के बारे में बोला था। ज़िमनन में आपको बताऊं, हाल ही में 2 दिन पहले एक डेलीगेशन आई थी, जिस तरह आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक वादा है कि 2022 में हम घर घर नल पहुंचाएंगे। हाल ही में बांडीपोरा से एक डेलीगेशन आई है, कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन आई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएचई ने इनकी टेंडर्स कैंसिल किए हैं, 2.5 करोड़ रुपये उन्होंने वेलनेस पर दिए, वो बैंक ड्रॉप वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो जल शक्ति का वो जो एक मॉडल बना हुआ था, उसमें जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो एक बनाया गया था सिस्टम, उस सिस्टम को पूरा करने के लिए जो टेंडरिंग प्रोसेस था उसमें कुछ खामियां देखी गई। तो जिस वक्त पहले टेंडर हुए तो लोग टेंडर्स नहीं डाल रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें वायबिलिटी नहीं नज़र आ रही थी। तो काफ़ी जगह पे उस वजह से वो काम रुके पड़े थे। तो सरकार ने उसको देखते हुए उसमें कुछ तब्दीली लाई और नए तरीके के टेंडर्स फ्लोट हुए। अब बाकी सब जगह पे वो उन टेंडर्स में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हमारे नोटिस में नहीं आई है। लेकिन बांडीपुरा के जो आपने बताया है, कुछ ये कॉन्ट्रैक्टर्स की कुछ शिकायतें हैं, तो वो जिस वक्त भी चाहें मुझसे मिल सकते हैं। मैं यहीं पे कश्मीर में हूँगा और उनकी शिकायतों के ऊपर डेफिनेटली ऑन मेरिट गौर किया जाएगा, और अगर उनकी शिकायत में मेरिट हुई तो उस शिकायत को एड्रेस भी किया जाएगा। लेकिन कोशिश ये है कि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी डेवलपमेंटल वर्क है वो टोटल ट्रांसपेरेंट तरीके से ज़मीन, बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, इतने लाख तक जी टेंडर नहीं किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, बगैर टेंडर के काम कर दिया जाए। सरकार ने एक फ़ैसला लिया हुआ है कि 1 रुपये का भी काम होगा तो टेंडर होगा, सप्लाई होगी तो जेम के ज़रिए होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हैं। रोड्स का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा था वैली में, ये देखते हुए कि आगे मौसम सरमा सर के ऊपर खड़ा है। लेकिन चूँकि बर्फ़बारी इस साल बहुत अर्ली हो गई, टेम्परेचर एकदम गिर गए, तो वो काम में रुकावट आ गई। लेकिन आगे आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जिन रोड्स को रिपेयर किया गया है और जिन रोड्स को वाइडन किया गया है, जिन रोड्स को इम्प्रूव किया गया है, जो कल्वर्ट्स बनाए जा रहे हैं, उस सब में आप देखेंगे कि क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन की जा रही है। तो सर्दियों के ये जो मौसम आया हुआ है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है हमें कि बर्फ़बारी जब भी होगी तो सड़कें बंद होंगी, बिजली का निज़ाम थोड़ा दरम बरम होगा, पानी में दिक्कत आएगी। ये चूँकि एक ज़्यादातर एक कुदरती वो है, अमल है, इसको हम इंटरवीन नहीं कर सकते किसी जगह। लेकिन जैसे मेरी बातचीत हुई मैकेनिकल डिवीज़न के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर साहब से भी इसी चीज़ को लेकर सर्दियों के लिए उन्होंने बर्फ़बारी के दौरान और बर्फ़बारी के बाद उन्होंने सड़कों को चालू रखने के लिए क्या इंतज़ामात किए हुए हैं, तो उन्होंने बताया अपने इंतज़ामात के बारे में। और हमने उनसे ये कहा है कि पिछले सालों के मुकाबले में आप अपने इम्प्रूवमेंट के नए हदफ मुकर्रर कीजिए, नए पैरामीटर्स फिक्स कीजिए। हम पिछले साल के स्टैंडर्ड्स को नहीं चलेंगे, हर साल हमारी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, चाहे वो मशीन्स अरेंज करने की है, चाहे उन मशीनों की सारी वैली में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कि ये ना हो कि हम किसी शहर को ही देखते रहें। शहर की अपनी इम्पार्टेंस है, श्रीनगर सिटी की अपनी इम्पार्टेंस है, लेकिन कुपवाड़ा वाले की भी उतनी ही इम्पार्टेंस है। उसके लिए
वो जगह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बांडीपुर वाले की अपनी जगह, कुलगाम की, हंदवाड़ा, इन सब की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनसे इंस्ट्रक्शन भी दी हैं कि वो अपना काम उसी तरीके से प्लान करें और ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। बिजली का निज़ाम में अभी इम्प्रूवमेंट होने का काम चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। सर्दियों में थोड़ा उस काम में रुकावट आएगी डेफिनेटली मौसम की वजह से, लेकिन फिर भी कोशिश ये होगी कि कम से कम बिजली के सार्फिन को दिक्कत आए। पिछले साल भी आपने इम्प्रूवमेंट देखी, इस साल उससे बेहतर किया जाए। सर ये जो आप, क्योंकि ये महकमा हॉर्टिकल्चर आपका की इसमें है, तो इसमें बहुत इस साल जिस तरह आपने फरमाया कि बर्फबारी पहले ही हुई है, खासकर साउथ कश्मीर, इससे पहले नॉर्थ कश्मीर में, तो फिर आपने उसी वक्त डीजी को भी भेजा है ये करने के लिए, तो है उम्मीद कि इन लोगों को जो बेचारे बागी मालिकान को उनको मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि हमने जो ये नुकसानात हुए हैं, लास्ट जो सालाबारी और बर्फ़ पड़ी, साउथ कश्मीर में भी डैमेज हुआ और हमारे हंदवाड़ा कुपवाड़ा की साइड पर भी डैमेज हुआ, फसल का भी डैमेज हुआ और बागों को भी कुछ डैमेजेस हुई। उनको असेस कर लिया गया कितना है, और उसके साथ साथ जम्मू प्रोविंस में हमारी जो बासमती बेल्ट है, चावल की बेल्ट जो है, और जिसमें सैकड़ों करोड़ों रुपए की बासमती होती है, वो आलमोस्ट पूरी तरह से निस्तो नाबूद होगी। एक 8-10 घंटे की ज़ालाबारी, 4-5 मरतबा उसमें ज़ालाबारी हुई, बहुत हैवी बारिश हुई, और ऐसे जैसे वही एक बेल्ट वो पकड़ी गई। कुछ इलाके कठुआ के भी बीच में आए, उधमपुर वगैरह ये वो, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज, और वही जम्मू की बहुत बड़ी वेजिटेबल बेल्ट भी है, और वो वेजिटेबल्स सर्दियों में करीबन कश्मीर में वहीं से इंपोर्ट होके आती हैं। तो वहाँ पे उन सब्जियों का भी करीबन 80 to 100% डैमेज है। तो अब वो सारी डैमेजेस को देख के हमारी रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हुई हैं, सरकार को उसकी सिफारिशात जा रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि SDRF के तहत तो कुछ ना कुछ मिलता ही है, लेकिन शायद उससे ये नुकसान की भरपाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो हम LG साहब से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो या तो UT की तरफ से कोई स्पेशल पैकेज दे दें, और चूँकि नुकसान बहुत बड़ा है तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो भारत सरकार से ये मामला उठाएं, और हमें यकीन है कि भारत सरकार which has always been very benevolent toward जम्मू कश्मीर, तो वो ज़रूर किसानों की मदद के लिए आगे आएंगे। तो उसमें KCC लोन के हवाले से क्या इसमें? देखिए, वो सारे इश्यूज उसके बीच में हाईलाइट कर दिए गए हैं, और एक बड़ा दुख हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे डिक्लेयर हो चुके हुए थे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम लागू हो चुकी है, क्योंकि बाकी जगहों पे हमने तो सारी UT में करवाने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी जगहों पे वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कुछ वो हमारा वो सेटलमेंट ठीक तरह नहीं हो पाई रेट्स की। तो लेकिन जिनमें फसल बीमा योजना लागू थी, वहाँ पे भी मुश्किल से 4 या 5% लोगों ने बीमा करवाया है, फसल का बीमा जो। तो मैं जहाँ पे भी मैंने उस ये जो नुकसानात हुए थे जिन इलाकों में, कश्मीर में हमने DG को और डायरेक्टर एग्रीकल्चर को भेजा। जम्मू में चूँकि नुकसान बहुत ज़्यादा था, तो मैं ख़ुद वहाँ पे गया और उन इलाकों का दौरा भी किया, लोगों से मिला, किसानों से मिला, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे मिला। तो वहाँ पे वो किसान को कोई चेहरे पर मलाल नहीं था जिसकी इंश्योरेंस हुई हुई थी, लेकिन दुख ये हो रहा था कि 1,58,000 हेक्टर एरिया में जहाँ पे जो डिक्लेयर हो चुके हुए थे फसल बीमा योजना के तहत, उसमें से सिर्फ 23,000
एक एक्टर की ये बीमा हुआ था। अच्छा। कईयों ने बीमा करवाने के बाद विड्रा कर लिया हुआ था, कईयों ने मतलब, लेकिन अब जब मेरी बात हुई तो वो किसानों ने ये माना कि उनसे गलती हुई, और आइंदा से मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि इससे सबक सीखें कि जब भारत सरकार ने इतनी बड़ी एक सहूलत आपके लिए लाई, आपको शायद 2% देना है, उसमें 98% तो भारत सरकार और यूटी सरकार दे रही है, तो वो 2% देकर आपके पास 100% बीमा था आपका। तो लेकिन शायद वो इस ये जो आपदा है, इससे वो सबक सीख कर तो आइंदा से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो कोशिश ये है कि हम सारे के सारे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इनके नुकसान की भरपाई हो पाए वो करें। विंटर के हवाले से जो आपके दूर दराज इलाके करना, केरल, बेमचल, ये जो कट ऑफ रहते हैं, तो वो उनके लिए हो गया वो जो, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद रहती है, कोटा है कंप्लीट। देखिए, मैं आपसे ये क्लियर बता दूं कि हमारे हर जगह पर जहाँ पे जो विंटर जोन्स हैं हमारे, जहाँ पे सर्दियों में रास्ते बंद हो जाते हैं, जैसे करना का एरिया आपने बताया, गुरेज का एरिया है, मचैल है, फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ये डोडा किश्तवाड़ के एरियाज़ हैं, रामबन के कुछ एरियाज़ हैं, माहू मंगत है, और तो ये तमाम एरियाज़ में, बल्कि हमने कुछ पुरानी जो ट्रेडिशनल वो विंटर एरियाज़ डिक्लेयर हुए थे, क्योंकि कई एरियाज़ 4-5 महीने बंद रहते हैं, कई एरियाज़ 2 या 3 महीने के लिए बंद भी रहते हैं। तो हमने नई जगह भी सिलेक्ट कर ली और तमाम जगहों के ऊपर सफिशेंट मकदार में खाने पीने की जो अशिया हैं, अशिया खुदनी जो भी हमारा जो राशन की आइटम्स हैं वो पहुंचाई जा चुकी हुई हैं। कोटा के मुताबिक बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा रख के केरोसिन ऑयल और POL की भी डंपिंग और गैस की भी डंपिंग, हमने गैस कंपनी से मसला उठाया हुआ है कि वो अब अपने कोटे को बढ़ाएं। उनका कोटा कई साल पुराना वो उन्होंने फिक्स किया हुआ था, तो मैंने बड़ा स्ट्रांगली उनके साथ ये टेकअप किया है कि वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को उन एरियाज़ में बढ़ाएं, क्योंकि उज्ज्वला स्कीम में भी लोगों को सिलेंडर मिले हैं फ्री, तो वो सारा वो भी तो ऐड अप हो रहा है उसमें, और बहुत सारे लोग अब गैस की तरफ जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए वो पुराना जो स्टॉकिंग की जो कैपेसिटी है उनकी, वो शायद अब नाकाफ़ी पड़ रही है, तो उनको हमने कहा है कि उसको बढ़ाइए किसी भी तरीके से। उसमें भी कोशिशें जारी हैं, और किसी जगह से भी लोगों को राशन की कमी की शिकायत आप इस साल नहीं सुनेंगे। तो ये सर, ये जो सपोर्ट उसके हवाले से, क्योंकि आपने बहुत इंगेज किए हैं नौजवान, तो उसमें एक अक्सर देखने में आया है कि ये जो सपोर्ट्स ग्राउंड जो होते हैं ये बहुत सारी जगहों पर हैं, तो सरकार के पास है कोई ऐसी स्कीम जिसकी ताकि इनको ये ग्राउंड इस किस्म की सहूलियत मिली? देखिए, अगर आप 1.5 साल पहले का देखेंगे तो स्पोर्ट्स के हवाले से आपको उंगलियों पर गिने जाने वाले स्पोर्ट्स फील्ड नज़र आते थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कोई एक आधी जगह होती थी, शहर कश्मीर श्रीनगर में आपको नज़र आते थे, जम्मू में प्रॉमिस में भी इस तरह। लेकिन जब हमने ऑलमोस्ट ब्लॉक लेवल तक ले जाना शुरू किया और फिर पंचायतों में भी डिक्लेयर किया कि हर एक पंचायत में किसी न किसी गेम को खेलने के लिए कोई ना कोई ग्राउंड बनाना चाहिए, कोई मैदान तैयार किया जाए, चाहे कोई भी गेम खेली जाए, छोटी हो बड़ी हो, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द लैंड अवेलेबल। तो लोगों की ख्वाहिशात बहुत जागी। अब तो मोहल्लों से भी हमें आता है कि हमें भी वो दीजिए, और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों का खेलों की तरफ रुझान बढ़ा है। पिछले 1 साल में करीबन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जम्मू और श्रीनगर दोनों प्रोविंसेस को मिला के 18 लाख से ज़्यादा बच्चों को, यूथ को एंगेज किया गया है स्पोर्टिंग एक्टिविटी में। स्पोर्ट्स काउंसिल ने 17 लाख के करीब, फिर इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने भी 9-10 लाख के करीब स्टूडेंट्स और बाकी सबको इन्वॉल्व किया, डिस्पाइट कोरोना, कोविड रिस्ट्रिक्शंस। तो उसके लिए खेल के मैदान, तो
तो खेल के मैदान कम से कम एक तो इंडोर स्टेडियम बन चुका है। उसके अलावा हम कई जगहों पर एक से ज़्यादा बनाने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत। स्टेडियम करीबन हर डिस्ट्रिक्ट में या नए बनाए गए हैं या पुरानों को रेनोवेट किया गया है। श्रीनगर शहर में ही अगर आप देखें तो आपकी नज़रों के सामने कितने ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। एस्ट्रो टर्फ बन रही है, आर्टिफिशियल फुटबॉल प्लेइंग टर्फ्स बनाई जा रही हैं। डाउनटाउन में कभी भी खेलों की तरफ सरकार की कभी तवज्जो नहीं रही। हमने वहाँ पे ना सिर्फ ग्राउंड्स को ठीक करवाया, नाइट गेम्स का बंदोबस्त करवाया, और उसके बाद अब और भी कुछ वहाँ पे जो कुछ ग्राउंड्स वगैरह हमने देखा अवेलेबल हैं किसी दूसरे महकमे के पास भी, उनको भी बीच में लाया गया। एजुकेशन महकमे के पास जो स्पोर्ट्स के जो कहीं कहीं पे बड़े ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, हम उनके साथ टाई अप करते हैं कि वो कई जगह पे हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU करके तो उनके ग्राउंड्स में हमने बनवा के दिया उनको, ताकि उनके बच्चे भी खेलें। किसी वक्त बाहर से भी कोई टूर्नामेंट अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइज होनी है तो वो भी करवाई जा सके। और कश्मीर में स्पेसिफ़िकली जो हमारा अल्टीट्यूड है, ये इंटरनेशनल जो बड़े एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स और स्पोर्ट्स के जिसमें फ़िज़िकल स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, ट्रैक एंड फील्ड की इवेंट्स हैं, तैराकी है, इन सब के लिए ये अल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए और इंटरनेशनल कंपटीशन में एज लेने के लिए बहुत सूटेबल है। तो इसको हम मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर में आज तक कभी ट्रैक एंड फील्ड का कोई स्टेडियम नहीं था, तो हम 2 या 3 ट्रैक एंड फील्ड एक जगह पे तो बनने जा रहा है, एक जगह पे थोड़ा बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आई, वो चाह रहे थे कि एक तरह का स्टेडियम बने, दूसरे तो हमने कहा हम दोनों तरह का बनवा देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एंगेज हो, क्योंकि यूथ का एंगेज होना एक तरफ से ना सिर्फ उनके सेहत के लिए अच्छा है, माशरे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो सेहतमंद एक्टिविटी में जिस वक्त रहते हैं तो बहुत सारी समाजी बुराइयों से दूर हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ड्रग, जो कश्मीर में एक बहुत बड़ी वबा की सूरत में फैल रहा था, आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल में 1.5 साल में उसमें गिरावट आनी शुरू हुई है। और हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे खेलों के ज़रिए, क्योंकि यूथ है, जब उसको कुछ करने को अच्छा मिलेगा तो वो अच्छाई की तरफ जाएगा, और जब नहीं है तो उसकी जो अंदर एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उसने, हमारा कोशिश यही है कि यूथ की एनर्जीज़ को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उनको लगाते रहें, ताकि दूसरी तरफ वो ना मुड़ें और बाकी लोग भी उनकी देखा देखी उस बुराई से परे हो जाए। सर, इम्पॉर्टेंट जो है ये जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हवाले से एक ज़बरदस्त ये जो मकानात बन रहे हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर बागात में बन रहे हैं, अब एग्रीकल्चर वेटलैंड में बन रहे हैं, कोई इस पर रोकथाम सरकार की तरफ? देखिए, कानून तो बहुत हैं। हाँ, कानून ये ऐसे हैं कि इनको डंडे के ज़ोर से लागू किया जाना मकसद नहीं था जब वो कानून बनाए गए थे। वो मोस्टली लोगों से उन कानूनों की वॉलंटरी होती थी कि इस कानून को माना जाए। लेकिन जिस वक़्त ज़राअत और ख़ास तौर पर बागवानी में और फिर इस तरह सैफरन में अब लोगों को जो उसमें रिटर्न्स आने शुरू हुए हैं, छोटे छोटे पीसेस के ऊपर भी, तो मैं पामपुर में कुछ रोज़ पहले कुछ वहाँ के जो प्रोग्रेसिव सैफरन ग्रोअर्स थे उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे मकानात सैफरन वाले ही लैंड पे बना लिए जहाँ पे उनका सैफरन पहले हुआ करता था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक वक्त आएगा कि आप ये मकान डिमोलिश करोगे, कहीं और घर बनाओगे और इस ज़मीन को वापस लाओगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ज़राअत की जो एक्टिविटी है, जो चाहे वो हॉर्टिकल्चर की है चाहे एग्रीकल्चर की है, वो इतनी अट्रैक्टिव बने इकोनॉमिकली कि लोग सोचे भी ना कि हम अपनी
लैंड को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। वरना कश्मीर में तो रवाज है कि जितना बड़ी से बड़ी कोठी कोई बना सकता है, चाहे घर में 2 अफराद होंगे लेकिन 8 बेडरूम वाली कोठी ज़रूर बनानी है। तो शायद उससे ये अब ये फ़ायदे देखकर शायद फार्मर जो हैं अब खुद ब खुद वो सेल्फ ऑब्ज़र्व करेंगे उन तमाम कानूनों को। अच्छा, आखिर पर एक सवाल इम्पॉर्टेंट सर, वो ये स्कूलों के हवाले से अक्सर पेरेंट्स तो यही रहा है कि किसी तरीके से स्कूलों को खोला जाए। 5 अगस्त के बाद तकरीबन 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये ठीक है, कोविड भी है, इसमें SOP भी रखना है, तो कहीं इवन ऑड अगर इस तरीके से किसी क्लास में 50 उनको 25 स्कूल जाए, तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रखें, तो क्या है सर इसमें? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो तालीम का महकमा है, उसके जो एडवाइज़र साहब हैं, उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो इसकी तरफ बहुत ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। और यकीन जानिए कि सरकार भी उतनी ही फ़िक्रमंद है बच्चों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, जितने बच्चों के वालिदैन हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी वो हेल्दी एक्टिविटी फिर शुरू करें, वो रौनक फिर से आए, स्कूलों में बच्चे आएँ, खेलें, कूदें, पढ़ें। वो रौनक 2 साल से मिसिंग है, ख़ुसूसी तौर पर कोविड की वजह से। इस पे गौर किया जा रहा है, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि कोई भी उन बच्चों के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जिस वक्त कोविड के कुछ केसेस फिर दोबारा नमूदार होने शुरू हो गए, तो शायद सरकार और महकमा तालीम थोड़ा इंतज़ार करेगा। मौसम सरमा भी आ गया हुआ है, ख़ास तौर पर वैली में वैसे ही छुट्टियां हो जाती हैं। ऑनलाइन चल ही रहा है, करीबन मैं बच्चों से पूछता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ, ऑनलाइन उनका वो चल रहा है। लेकिन आइडियल तो यही है कि वो वापस स्कूलों में आएँ। और इंशाल्लाह अगर ये वैली में तो सर्दियों के बाद तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब स्कूलों का एक नॉर्मल खुलने का टाइम आएगा तो बच्चे स्कूलों में आप फिर दोबारा देखेंगे। और जम्मू प्रॉमिस में भी वैसे ही। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कोविड के सिलसिले में कितनी एहतियात बरतते हैं। माँ बाप अगर, पेरेंट्स अगर एहतियात बरतेंगे तो कोविड अपने आप काबू में आ जाएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद ब खुद लापरवाही बरतेंगे और फिर कहेंगे कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो वो एक उनकी बड़ी गलती होगी, क्योंकि फिर उन्हीं की वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।